जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। तो हम लोग जो इंग्लिश का मॉडल पेपर देख रहे थे, जो 10वीं का मॉडल पेपर था, जिसे जैक बोर्ड ने जारी किया हुआ था। तो इंग्लिश की इस मॉडल पेपर में अब तक हम लोगों ने जो एमसीक्यू टाइप के जो प्रश्न हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, जो 30 प्रश्न हैं, जिसे हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। यानी सेक्शन जो ए है, सेक्शन ए के जो 30 प्रश्न हैं, उससे हम लोगों ने अब तक देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 52 तक देखेंगे कि जो सेक्शन बी है, जो सेक्शन सी है, जो सेक्शन डी है, इनमें वे कौन कौन से प्रश्न हैं और उनके राइट आंसर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सब हो गया है। सेक्शन ए में 30 प्रश्न थे, जो कि सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। सारे हो चुके हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं सेक्शन बी में। आते हैं, किस में आते हैं? सेक्शन बी। दिखाई दे रहा है आपको? सेक्शन बी, यहाँ पे भी एक अनसीन पैसेज हमें देखने को मिल रहा है। रीड द पैसेज केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक पैसेज को पढ़िए। एंड आंसर एनी 6, यानी किन्हीं 6 प्रश्नों का आंसर आपको देना है। आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के आंसर आपको देना है। पैसेज है, पैसेज से प्रश्न बनाए गए हैं, लगभग 8 प्रश्न बनाए गए, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का आंसर हमें देने हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज को जैसे मैंने बताया था, एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है और उस प्रश्न का सटीक आंसर क्या होगा जो आपको पैसेज से मिल जाएगा। या तो पैसेज को पढ़ लीजिए, पैसेज को पढ़िए, उसका अर्थ निकालिए, उसको समझिए और फिर उसके बाद जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस प्रश्नों के जो सही आंसर जो पैसेज से ढूंढिए। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग 99% सबके आंसर इन्हीं पैसेज में ही छिपा रहता है। बस जरूरत होती है प्रश्न को सही तरीके से, सटीक तरीके से, शुद्ध रूप से लिखने की होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस बार हम लोग क्या करते हैं, पहले पैसेज को ही पढ़ लेते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेस्ड बाई ह्यूमैनिटी टुडे। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, इज है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज, मतलब कि जो बड़ी चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, वन ऑफ द फेस्ड बाई ह्यूमैनिटी टुडे है। आज का जो मानव है, आज मानव जो फेस कर रहा है, उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, उन बड़ी चुनौतियों में से एक सबसे बड़ी चुनौती है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक स्तर पर जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, हैव लीड टू मेल्टिंग ग्लेशियर, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल, जो अप्रत्याशित वर्षा जो हो रही है। एंड फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर, ये जो वैश्विक स्तर पे जो ग्लोबल स्तर पे जो टेम्परेचर जो इंक्रीज कर रहा है, इसके कारण हमारे ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, पिघल रहे हैं, अप्रत्याशित वर्षा हो रही है। फ्रीक्वेंट, बार बार प्राकृतिक डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं। साइंटिस्ट वार्न दैट इफ, वैज्ञानिक हमें वार्न करते हैं, हमें चेतावनी देते हैं कि इफ अर्जेंट स्टेप, मतलब अगर तत्काल कदम आर नॉट टेकन, यदि तत्काल कदम अगर न लिए जाए, है ना, यदि अर्जेंट स्टेप आर नॉट टेकन, अगर न लिए जाएंगे, द अर्थ विल फेस, पृथ्वी को सामना करना पड़ेगा, सीवर कॉन्सिक्वेंसेज लाइक, सीवर कॉन्सिक्वेंसेज मतलब गंभीर समस्या। यदि हम तत्काल कदम नहीं उठाएंगे तो पृथ्वी को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। लाइक फूड स्कार्सिटी, फूड की कमी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी,
जैव विविधता में क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी, नुकसान होगा। एंड राइजिंग सी लेवल, समुद्र का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि हम जो है अभी जो है तत्काल जो है अगर कदम नहीं लेंगे, वैज्ञानिक हमें जो वार्न कर रहे हैं, हमें चुनौती दे रहे हैं कि यदि हम समय रहते जो है अगर सही कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में जो है क्या होगा, पृथ्वी को सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी गंभीर आपदाओं का जो के लिए जो पृथ्वी को तैयार रहना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। लाइक फूड स्कार्सिटी, भोजन की कमी हो सकती है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है उसमें क्षरण, उसमें लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। एंड राइजिंग सी लेवल, समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है। गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सरकारों को जो है आर प्रमोटिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पूरी दुनिया की सरकारों को जो है जो ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोत है उसे प्रमोट करना चाहिए। सच है जैसे सोलर एंड विंड पावर, जैसे जो है सोलर हुआ, विंड पावर हुआ, इसके अलावा जो भूतापी ऊर्जा हुआ, चाहे ज्वारी ऊर्जा हुआ, चाहे बायोमास ऊर्जा हुआ, चाहे जल ऊर्जा हुआ, इसे जो है प्रमोट करना चाहिए दुनिया भर की हर सरकार को। यहाँ पे जो है जिसे प्रमोट करने की बात हो रही है वह है सोलर एंड विंड पावर, पवन ऊर्जा जिसे कर सकते हैं आप। टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फोसिल फ्यूल्स, फोसिल फ्यूल्स कर सकते जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन पे जो निर्भरता है, डिपेंडेंस है ना, जीवाश्म ईंधन पे जो निर्भरता है उससे रिड्यूस, कम करने के लिए जो है दुनिया भर की सरकारों को चाहिए कि वो प्रमोट करें किसे, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को, जैसे सोलर हुआ, विंड पावर हुआ। हाउएवर, फिर भी इंडिविजुअल एफर्ट्स लाइक प्लांटिंग ट्री, व्यक्तिगत स्तर पर भी अगर प्रयास किया जाए, लाइक प्लांटिंग ट्री, पेड़ लगाए जाए, रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज, प्लास्टिक का कम से कम यूज किया जाए, एंड कंजर्विंग वाटर, जल को बचाया जाए, आर इक्वली इंपॉर्टेंट, समान महत्व रखते हैं, आर मतलब समान महत्व रखते हैं, है ना, महत्वपूर्ण है, समान महत्वपूर्ण है। मतलब अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर देखें, व्यक्तिगत स्तर पर देखिए, अगर हम पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें और जल का संरक्षण करें, तो व्यक्तिगत स्तर पर भी जो ये प्रयास भी क्या है, लगभग बहुत काफी महत्वपूर्ण है, समान महत्वपूर्ण रखता है। द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो लड़ाई है, रिक्वायर्स, इसमें जरूरत है कोऑपरेशन, सहयोग की, फ्रॉम एवरी नेशन एंड एवरी इंडिविजुअल। मतलब जो है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो लड़ाई है इसमें जरूरत है एवरी नेशन, प्रत्येक राष्ट्र की, एवरी इंडिविजुअल यानी प्रत्येक व्यक्ति की, यानी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्र की इसमें जो है सहयोग की जरूरत है। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इन प्रश्नों की सटीक आंसर के लिए आपको 4 विकल्प नहीं मिलेंगे कि हाँ ये विकल्प सही होगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको इन प्रश्नों की आंसर जो है आपको लिखने होंगे 1 लाइन 2 लाइन में, और वो आंसर आपको इस पैसेज में ही मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए पहले प्रश्न को समझिए। What is one of the greatest challenge faced by humanity today, है ना, मानवता आज जो है मानवता के सामने जो सबसे बड़ी जो चुनौती है ना, ये जो सबसे बड़ी चुनौतियों में से जो एक क्या है, ये क्या है, देखिए इस लाइन पकड़िए, यहाँ पे लिखा है क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय ह्यूमैनिटी टुडे। यानी जो 31 जो है प्रश्न है, जो 31 प्रश्न है, इसका आंसर तो यही है, इसी जगह हमको मिल गया। हमको क्या करना है, इसी लाइन को लिख देना है, हो गया। प्रश्नों के आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे, बस आपको खोजने की जरूरत है। मेंशन एनी 2 इफेक्ट्स, मेंशन करना, उल्लेख करना है 2 इफेक्ट का, 2 प्रभाव का, ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, है ना, ग्लोबल स्तर पे, वैश्विक स्तर पर जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इसके 2 इफेक्ट्स का आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना, 2 इफेक्ट क्या करना है, आपको उल्लेख करना है।
ग्लोबल राइजिंग, यहाँ पे लिखा ना, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर हैव लेड टू मेल्टिंग ग्लेशियर, अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल एंड फ्रिक्वेंट नेचुरल डिजास्टर। यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे तीन समस्या आपको मिल रही है, एक ये मिला मेल्टिंग ग्लेशियर मिला और एक ये मिला अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल, तीन है। लेकिन पूछा कितना है? पूछा है केवल दो। क्या पूछा है? दो, है ना। आप ऐसे कर सकते हो कि मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड अनप्रिडिक्टेबल आर टू इफेक्ट्स, मतलब जो है ग्लेशियर का पिघला और अप्रत्याशित जो वर्षा है, ये दो प्रभाव है, यानी आर टू इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। यानी हमें क्या करना था, मेंशन एनी की जगह हमको क्या लिख देना है, ये लिख देना है, मेल्टिंग ग्लेशियर एंड अनप्रिडिक्टेबल आर टू इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टू इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, है ना, दो प्रभाव आर गिवन बेलो, है ना, गिवन बेलो, यानी दो प्रभाव जो है ग्लोबल राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर के कारण जो दो प्रभाव है आर गिवन बेलो नीचे दिए जा रहे हैं। तो दोनों का क्या कीजिएगा, इन्हीं दोनों को आप क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा इन्हीं दोनों को। ठीक है, आप इसे भी लिख सकते हैं, तीन दिया हुआ, दो को लिखना है। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट डू साइंटिस्ट वार्न। साइंटिस्ट जो है, जो वैज्ञानिक है, क्या जो है वार्निंग देते हैं, किस चीज को, अबाउट द फ्यूचर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के भविष्य को लेकर, जो है पृथ्वी के भविष्य के बारे में जो है साइंटिस्ट जो है कैसी जो वार्निंग देते हैं, कैसी चुनौती दे रहे हैं, वार्न कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, साइंटिस्ट वार्न दैट इफ अर्जेंट स्टेप आर नॉट टेकन द अर्थ विल फेस सीवर consequence like food scarcity, loss of biodiversity and rising sea level। यहाँ तक जो है, यानी यहाँ से उठाएंगे यहाँ तक, जो यहाँ से उठा के यहाँ तक आप क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, लिख देंगे आप लोग जो है। तो ये रहा 33 का आंसर हो गया। चौथा है, नेम टू रिन्यूएबल ना, रिन्यूएबल, नेम टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मेंशन इन द पैसेज। पैसेज में जो है दो एनर्जी का जो उल्लेख किया गया है, दो जो नवीकरणीय ऊर्जा जो का उल्लेख किया गया है, उन्हीं का आपको नाम लिखना है, उनकी क्या करना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा, सोलर एंड विंड पावर, सोलर एंड विंड पावर लिख सकते हो। सोलर एंड विंड पावर यहाँ पे लिख देंगे आर, सोलर एंड विंड पावर आर, है ना, आर टू रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी मेंशन इन द पैसेज। यानी आपको क्या करना था, इस नेम की जगह जब आपको जोड़ देना है सोलर एंड विंड पावर, सोलर एंड विंड पावर आर टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मेंशन इन द पैसेज। कैसे जो उठा को कैसे सेट करना, ये आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why should dependence on fossil fuels be reduced? जीवाश्म ईंधन पे जो निर्भरता है उसे कम क्यों होना चाहिए, है ना, उसे कम क्यों करना चाहिए। तो भाई कम क्यों होना चाहिए बताइए, आंसर वहां पे लिखा हुआ है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिपेंडेंस ऑन फोसिल फ्यूल्स, यहां से उठाएंगे, है ना, डिपेंडेंस ऑन फोसिल फ्यूल्स, यानी जो है जीवाश्म ईंधन पर जो निर्भरता है, यहां पे लिखेंगे शुड बी रिड्यूस्ड, कम होनी चाहिए, बिकॉज, क्योंकि इट कंट्रीब्यूट, ये योगदान देता है क्या करने में, टू चेंज क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन में क्या देता है, अपना योगदान देता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो फोसिल फ्यूल्स है, जो जीवाश्म ईंधन है, इस पर हमारी निर्भरता क्या होनी चाहिए,
कम होनी चाहिए। तो आंसर लिखेंगे डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स शुड बी रिड्यूस्ड, यानी जो है जीवाश्म ईंधन पर जो हमारी निर्भरता है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि ये जो फॉसिल फ्यूल्स है इट कंट्रीब्यूट, ये योगदान देता है टू चेंज क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान देता है। चलिए आगे देखते हैं। राइट टू इंडिविजुअल एफर्ट्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज। आपको जो यहाँ पे जो व्यक्तिगत स्तर पे जो है, व्यक्तिगत स्तर पे जो दो प्रयास आपको दिखाने हैं टू फाइट क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की जो है के खिलाफ जो है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ या इससे लड़ने के लिए जो है आपको व्यक्तिगत स्तर पे दो प्रयास जो आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। तो व्यक्तिगत स्तर पे दो प्रयास क्या कर सकते हैं आप, जो है पेड़ लगा सकते हैं, है ना, प्लांटिंग ट्री कर सकते हैं, और एक था रिड्यूस्ड प्लास्टिक यूज, है ना, और एक था कंजर्विंग वाटर, तीन था। तो हमको क्या है, दो ही लिखना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टू इंडिविजुअल एफर्ट्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज आर गिवन बेलो। पहला लिख दीजिए प्लांटिंग ट्री, दूसरा क्या लिख दीजिए कंजर्विंग वाटर लिख दीजिए, या रिड्यूस प्लास्टिक यूज लिख दीजिए, हो जाएगा आंसर, है ना। 37 देखते हैं। हु शुड कोऑपरेट, किसी मतलब किसी सहयोग करना चाहिए टू फाइट क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जो किसी सहयोग करना चाहिए भाई, किसी सहयोग करना चाहिए। तो उसमें जो पैसेज आप देखेंगे इसमें आया है एवरी नेशन एंड एवरी इंडिविजुअल। क्या देखिए क्या आया है, एवरी नेशन एंड एवरी इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक व्यक्ति। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, हूं की जगह आप क्या जोड़ दीजिए, हूं की जगह जोड़ दीजिए एवरी नेशन एंड एवरी पर्सन शुड कोऑपरेट, प्रत्येक राष्ट्र को और प्रत्येक व्यक्ति को शुड कोऑपरेट, सहयोग करना चाहिए टू फाइट क्लाइमेट चेंज। इस तरह राइट आंसर आप लिख पाएंगे। मेंशन वन सीवर कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना, जो जलवायु परिवर्तन है इस पर आपको जो क्या करना है, मेंशन करना है एक गंभीर समस्या को लेकर, क्लाइमेट चेंज के से जो है, जलवायु परिवर्तन से जो है एक गंभीर समस्या को जो आपको क्या करना है, मेंशन करना, उल्लेख करना है। देखिए गंभीर समस्या यहाँ पे है, लिखा ना, सी वर्ब कॉन्सिक्वेंस लाइक फूड स्कार्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड राइजिंग सी लेवल। यहाँ पे तीन समस्या है, तीन में से किसी एक को आपको क्या करना है, मेंशन करना है। चाहे तो आप जो है फूड स्कार्सिटी को मेंशन कर दीजिए, चाहे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मेंशन कर दीजिए, या राइजिंग सी लेवल आप मेंशन कर दीजिए, है ना। वन सीवर कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज लगा के क्या कीजिएगा, इज के बाद जो है सीधे आप यहाँ पे आ जाइएगा, लिख दीजिएगा फूड स्कार्सिटी या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या राइजिंग सी लेवल, तीनों में से कोई एक लिख दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए ये हमारे रहे जो है सेक्शन बी रहा। देखिए सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में से 8 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से 6 प्रश्न के आपको आंसर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, यानी 6 दूनी 12 नंबर का, यानी सेक्शन बी 12 नंबर का होता है। अब आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है यहाँ से जो है, यहाँ से भी लगभग 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 6 प्रश्नों के आपको आंसर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 3 नंबर का, यानी 6 3 18 नंबर। सेक्शन सी से 18 नंबर का होगा जो है, प्रश्न होंगे टोटल 8, आंसर देने होंगे 6 के। आइए हम लोग इसको भी देखते हैं, थोड़ा से रेस्ट करते हैं। आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। 80 से लेकर 100 शब्दों में आपको आंसर देने किनके, क्वेश्चन नंबर 39 और 40 में अगर देखा जाए, इन दोनों में से जो है किन्हीं एक प्रश्न पे आपको आंसर देने हैं। तो आप जो है इसके बाद जो जितने भी प्रश्न हैं, बस मैं आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूँ, इसका आंसर अब मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। आप इसके आंसर खुद ढूंढ लीजिएगा।
राइट अ लेटर, एक एप्लीकेशन लिखना है। टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को जो है लेटर लिखना है। क्या, किस लिए? टेलिंग हिम, उसे कहने के लिए, कहने के लिए हर अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। 10वीं का जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है, उस बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जो है आपको अपने मित्र को जो है क्या लिखना है? लेटर लिखना है। लेटर में अब लिखेंगे जो है कि 10वीं का एग्जाम होने वाला है, मार्च महीने में होगा, इस तारीख से एग्जाम प्रारंभ होगा, आप मेरे अच्छे दोस्त हो, है ना, आप जो, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी पढ़ाई करें, जो है एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास करें, इसीलिए जो है आप अभी से जो है अपनी तैयारी में लग जाइए, और मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होंगे, बेस्ट आप लग के, मतलब जो लिखने का प्रोसेस, जो तरीका है, आप जो उस तरीके के साथ जो है एक लेटर तैयार कर लीजिए अपने मित्र के लिए। जो है हो सकता है एग्जाम में जो है ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि इनवाइटिंग हिम, मित्र को आपको आमंत्रित करना है, मैरिज सरबनी है, शादी का माहौल है, आप अपने मित्र को बुलाना चाह रहे हैं, तो अ लेटर जो है, अ लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, जो भी है, एक इस तरह का जो लेटर आप तैयार रखिएगा कि मित्र को हमें एक पत्र लिखना है, शादी में बुलाने के लिए, कहीं जाने के लिए, एग्जाम की तैयारी करने के लिए, इस तरह से लेटर आप तैयार रखिएगा, एग्जाम में आएंगे। यहाँ पे जो है आपको अपने मित्र को लेटर लिखना है, आपका जो पर्पज है, जो मोटो, जो उद्देश्य है, प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, एग्जाम की तैयारी के लिए आपको उसे लेटर लिखना है। इसके जगह या आप क्या लिख सकते हैं? राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के हेडमास्टर को आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, किस लिए? रिक्वेस्टिंग हिम, प्रार्थना करते हुए, प्रोवाइड स्पोर्ट्स मटेरियल फॉर द अपकमिंग एनुअल स्पोर्ट मीट, जो वार्षिक जो खेल प्रतियोगिता विद्यालय में जो होने वाली है, जो आने वाली है, अपकमिंग, प्रोवाइड स्पोर्ट्स मटेरियल, आपको जो है कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल चाहिए, कुछ जो है खेल के सामान चाहिए, जो सालाना वार्षिक जो है स्पोर्ट जो होने वाला है, उसके लिए जो है आपको जो है खेल कूद के कुछ सामान चाहिए, आपको जो है हेडमास्टर से जो प्रार्थना करनी है, रिक्वेस्ट करना है कि हमको सामान दीजिए, है ना। तो दोनों में से जो है, लेटर और एप्लीकेशन में से दोनों में से कोई एक प्रश्न का आपको आंसर देना होगा यहाँ पे, ठीक है, या तो इसका दीजिए या तो इसका दीजिए। 41, राइट अ पैराग्राफ ऑन माई एम इन लाइफ, माई, ये मेरा उद्देश्य, इन जीवन में मेरा क्या उद्देश्य है, इस पर आपको क्या लिखना है? एक पैराग्राफ लिखना है, एक प्रकार का एसे लिखना है। और माई फेवरेट गेम, या आपका पसंदीदा जो गेम है उस पर लिखना है। तो माई एम इन लाइफ, माई फेवरेट गेम, दोनों में से किसी एक पे आंसर लिखना है, यानी एक प्रश्न यहाँ से कर लेना है, एक प्रश्न इसमें से कर लेना है, या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे, एक ये हो गया, दूसरा जो है या तो ये लिख देंगे या तो ये लिख देंगे, पैराग्राफ लिख देना, एक छोटा सा निबंध लिख देना है, दो हो गए। यहाँ पे यही कहा है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन। माई एम इन लाइफ, तो कुछ ऐसे है जिसे आप याद रखिएगा, माई बेस्ट फ्रेंड पे इससे याद रखिए, माई स्कूल पे जो है एन आइडियल फ्रेंड, जिससे आपका एन आइडियल फ्रेंड हुआ, माई बेस्ट फ्रेंड हुआ, इस पर एक ऐसे रखिएगा। आप जो है माई स्कूल माई प्राइड पे भी एक ऐसे तैयार रखिएगा। योर फेवरेट बुक क्या है, आपकी जो है फेवरेट हॉबी क्या है, 3-4 ऐसे मुख्य बिंदु है जिसे आप पे जो अगर आप तैयार रखेंगे तो उसमें से जो है कोई ना कोई जरूर फंस जाएगा। हेल्थ इज वेल्थ पे भी आप ऐसे तैयार कर सकते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड पे भी ऐसे तैयार कर सकते हैं, माई हॉबी पे भी ऐसे तैयार कर सकते हैं, माई फेवरेट बुक पे भी ऐसे तैयार कर सकते हैं, माई फेवरेट गेम पे भी जो है तैयार कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे मैं आपको लेटर एप्लीकेशन लिखकर नहीं बताने वाला हूँ, निबंध लिखकर नहीं बताने वाला हूँ, ये आपका काम है, आप इसे तैयार रखेंगे। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स, देखिए यहाँ पे मॉडल्स पूछ रहा है, गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं ना, कैन शुड में, यहाँ पे 3 मॉडल दिए गए, इन्हीं तीनों मॉडल्स को जो है इन्हीं तीनों प्रश्नों में क्या करना है? फिलअप करना है, भरना है ना। कैन
एबिलिटी, कैपेसिटी, जो है पावर दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। मे का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है ना। वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम इफ वी वर्क हार्ड। यदि हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हम क्या करेंगे, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। इफ वी वर्क हार्ड, यदि हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को हल कर सकते हैं। सकना यानी कैन का प्रयोग, कैन जो कि आपकी एबिलिटी और आपकी कैपेसिटी को व्यक्त करता है। स्टूडेंट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, स्टूडेंट को जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, देयर टीचर्स अपने अध्यापकों का, छात्रों को अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। तो चाहिए का अर्थ में क्या है, शुड, तो हो जाएगा यहाँ पे शुड। स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर, छात्रों को अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। बच्चा क्या, मैं, तो मैं यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैं आ जाएगा। इट इज क्लाउडली, इट इज क्लाउडली, बादल है। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, क्योंकि बादल है तो क्या है, आज वर्षा हो सकती है, संभावना है। इट मे रेन टुडे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कैन, शुड और मे। इसके पहले भी आपको मॉडल्स देखने को मिले थे, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे थे तो वहां पे भी जो है फिलअप करने के लिए जो है मॉडल्स भरने थे। तो देखा जाए जो मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर टू, नीड टू, यूज टू, डेयर टू, ना जितने भी मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स में से लगभग 3 या 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राइमरी वर्ब से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, मॉडल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, टेंस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछे जाएंगे, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी पूछे जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी मैं ट्रांसफॉर्म की मैं बात कर रहा था, देखो आ गया। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड, जैसा कि जो है ब्रैकेट में ये जो कहा गया है इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करने, चेंज करने हैं, ट्रांसफॉर्म करने। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है रूपांतरित करना। हम इसको कुछ इस तरह से रूपांतरित करेंगे कि अर्थ में कोई बदलाव ना हो, अर्थ सेम रहे, भले ही सेंटेंस बदल जाए, सेंटेंस जो है अफर्मेटिव से भले निगेटिव हो जाए, सेंटेंस भले ही एडजेक्टिव से इंट्रोगेटिव हो जाए, सेंटेंस भले ही जो ऑब्जेक्टिव से जो है एडजेक्टिव हो जाए, सेंटेंस भले ही सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाए, भले हो जाए, लेकिन अर्थ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए हमको जो यहाँ पे लिखा रिमूव टू, हमको जो इसको रिमूव करना है, इसको हटाना है, किसको, ये जो टू है इसको बोलते हैं एडवर्ब, ये एडवर्ब टू है। इसके बाद देखो ये स्लो आया है, ये एडजेक्टिव धीमा। टू विन ये इन्फिनिटिव है, तो देख रहे हैं एडवर्ब आया है, एडजेक्टिव आया है, इन्फिनिटिव आया है ना। अच्छा अगर देखा जाए ही इज टू स्लो टू विन द रेस, ये प्रकार का सिंपल सेंटेंस है, क्या है, सिंपल सेंटेंस है। जैसे हम रिमूव करेंगे टू को हटा के जो है, जब इसको हम बनाएंगे तो ये जो सिंपल सेंटेंस है ये जो है कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपाउंड नहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे रिमूव करते हैं, रिमूव करने का तरीका क्या है, यहां से उठाते ए, हीज, क्या करना, ही इज। टू की जगह हम क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे, ही इज सो स्लो। टू की जगह हमें क्या लिखना है, टू की जगह हमें सो लिखना है, स्लो लिख देंगे। फिर ही इज सो स्लो, फिर उसके बाद लिखना है दैट का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, दैट। दैट के बाद लिखेंगे ही कैन नॉट, क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट। देख रहे हैं कि ये जो सिंपल सेंटेंस है ये अफर्मेटिव फॉर्म में है, लेकिन जब हम इस सिंपल सेंटेंस को जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं तो ये नेगेटिव फॉर्म में आ जा रहा है। ही कैन नॉट, ही कैन नॉट विन द रेस, विन द रेस।
ये इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले वाक्य में आपको कहीं एक टू दिखाई दे रहा है, टू क्या हो गया है, गायब हो गया, अर्थ भी सेम रहा है। ही इज टू स्लो टू विन द रेस, मतलब वो इतना स्लो है, वो इतना धीमा है, टू विन द रेस, वो जो है रेस को नहीं जीत सकता। इसका जो है देखने में तो ये अफर्मेटिव लग रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस लग रहा है, एडजेक्टिव का पॉजिटिव वाला पार्ट लग रहा है, लेकिन जब आप इसका अर्थ निकालेंगे ये निगेटिव अर्थ में जाता है ना। ही इज टू स्लो, मतलब कि रेस जीतने में वो बहुत धीमा है, रेस जीतने में बहुत धीमा, मतलब क्या है, वो इतना धीमा है कि वो रेस जीत नहीं सकता। इसका यही आंसर होगा, ही इज सो स्लो दैट ही कांट विन द रेस, वो रेस को जीत नहीं सकता। तो यहाँ पे हमको दैट ही कैन नॉट का प्रयोग करना है, और जो टू है इस टू को हटा के हम किसका प्रयोग करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ये जो दूसरा टू है ना, जो इन्फिनिटी वाला जो टू है, इससे जो हम हटा के क्या करेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे दैट ही कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर से देखिए, रिमूव टू, हम तो इससे से रिमूव तो करेंगे, हम इसे भी रिमूव करेंगे, ठीक है, दोनों को रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो टू है इसके जगह सो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे, और ये जो टू है इसकी जगह लिखेंगे दैट ही कांट, दैट ही कांट या दैट ही कैन नॉट। लेकिन ध्यान देना होगा कि कैन नॉट होगा कि कुड नॉट होगा, हमें ये भी समझना होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ईज आया है, जब ईज आएगा यानी जब प्रेजेंट टेंस आपको लगे ईज आ रहा है, जब ईज आएगा तो इधर हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे वाज आ जाए तब हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। बस हमें इतना ध्यान देना है। तो फिर से देखिए, इसका राइट क्या आ जाएगा, ही इज टू की जगह सो लिख देंगे, सो, फिर ये स्लो है लिख देंगे, वो इतना स्लो है कि, अब इस टू की जगह हमें लिखना है दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट। तो दैट ही कैन नॉट किसके जगह आया है, इस टू की जगह आया है। ये सो किसके जगह आया है, इस टू की जगह आया है ना। टी डबल ओ और ये टू दोनों में अंतर है। ये जो टू किसके लिए आया है, वर्ब का जो पहला रूप है इसके लिए आया है, यानी ये जो टू विन है ये इन्फिनिटी के रूप में है, और ये जो टू आया है जो कि एडजेक्टिव से पहले है, एक प्रकार का जो एडवर्ब टू है वो। चलिए हो गया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बी देखिए, मैन इज मॉर्टल, आदमी क्या है, नश्वर है, आदमी एक दिन समाप्त हो जाएगा, यानी आदमी एक दिन मर जाएगा। इसे हमें क्या करना है, चेंज इन जो निगेटिव बनाना है, हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना भाई। कैसे बनाएंगे, देखो, बी मैन इज निगेटिव बनाना, नॉट लिख देंगे, लेकिन जब नॉट के बाद हम मॉर्टल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मॉर्टल लिखेंगे। मैन इज नॉट मॉर्टल, आदमी नश्वर नहीं है। यहाँ पे क्या है, आदमी इज मॉर्टल मानो क्या है, नश्वर है। दोनों का अर्थ अलग अलग हो जा रहा है, हमको अर्थ अलग नहीं करना, अर्थ को सेम रखना है। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो मॉर्टल है, मॉर्टल का हम एंटोनिम्स लिखेंगे, अपोजिट लिखेंगे। तो मॉर्टल का जो अपोजिट होता है वो इमॉर्टल होता है। क्या होता है, इमॉर्टल। मैन इज नॉट इमॉर्टल, यानी जो मानव है वो अमर नहीं है, मानव अमर नहीं है, मतलब क्या है, मैन इज मॉर्टल, मानव क्या है, नश्वर है, एक दिन इसे मर जाना है। आदमी को एक दिन मर जाना है, मतलब क्या है, आदमी अमर नहीं है, वही कहा गया है मैन इज नॉट इमॉर्टल, दोनों का अर्थ सेम है। मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर है, आदमी को एक दिन मर जाना है, मतलब क्या है, आदमी अमर नहीं है। मैन इज नॉट इमॉर्टल। तो मॉर्टल का हमको क्या करना, मॉर्टल को इमॉर्टल लिख देना है, मॉर्टल का अपोजिट लिख देना होगा, और इसके बाद नॉट लगा देना होगा, तो हो जाएगा चेंज इनटू नेगेटिव। तब इसका अर्थ दोनों का सेम होगा, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ही सेड टू मी, पैसिव वॉइस दे दिया, सॉरी, ही सेड टू मी, इनडायरेक्ट स्पीच वाला पार्ट आ गया, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच आ गया, नरेशन आ गया। चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, बहुत आसान है। सेड टू किस में बदल देंगे, टोल्ड में, ही टोल्ड मी,
कामा इन्वर्टेड कामा लगा के क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। दैट क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो है अजर्टिव सेंटेंस है। अजर्टिव सेंटेंस को जो है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा हटाते ही दैट लगाते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। चूंकि रिपोर्टिंग में जो है पास्ट टेंस में है तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी यहाँ पे ही है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। और ही के साथ जो है अब देखिए कि जो आई एम है ये ना सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम बदलेंगे सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे। तो आई एम का जो है आई एम का वाज वेयर लिखेंगे, तो ही के साथ क्या लगता है, वाज लिखता है, ही वाज। योर कौन सा पर्सन है, योर जो है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू यू योर पॉजेसिव है, तो मी का पॉजेसिव क्या होगा, माई होगा, माई फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, योर फ्रेंड, यू 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 योर पॉजेसिव रूप लेना होगा, यानी इस योर की जगह जो प्रोनाउन आएगा वो भी पॉजेसिव फॉर्म में आएगा। तो मी का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, माई होता है, आई मी माई, तो यहाँ पे माई फ्रेंड लिख देंगे, तो हो गया ही टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड, ये हो गया राइट आंसर। तो यहाँ पे देखे रिमूव टू ये जरूर आएगा एग्जाम में, सेंटेंस कोई दूसरा होगा लेकिन इसी तरह के वाक्य होंगे, इस तरह के भी वाक्य मिलेंगे और नरेशन भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बेलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे जो है एक दिया गया है, ही स्टार्ट इन हिज विविड स्ट्रिप, ये गलत दे दिया है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए थे। जू इन द टाइगर जो है वहां से दे दिया है, और टाइगर इन द जू जो है एक पोयम है, वहां से लाइन उठा के दे दिया है ऊपर वाला, ये गलत दे दिया है, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये गलती से यह मिस्टेक है, ये जो है कहीं और से उठा के दे दिया है। ये देखिएगा अमांडा, अमांडा जो है पुरुष का, जो पुरुष का एक पोयम है अमांडा, क्या है, अमांडा, 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 ठीक है, वहां से जो है ये स्टैंजा उठाई गई है ना, ये एक स्टैंजा उठाई गई है, और यहाँ से इसमें से क्या किए जा रहे हैं, 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसे भी। डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून को मत काटो, अमांडा, अमांडा तुम अपने नाखून को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर, अपने कंधों को मत रगड़ो, अपने कंधों को मत रगड़ो, अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, झुको मत, एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो, अमांडा। अमांडा जो एक जो लड़की है उसको जो उसकी माँ जो है उसको जो डांट रही है कि नाखून मत काटो, है ना, अपने जो है कंधे को मत रगड़ो, स्लाउचिंग जो है झुको मत, सिट अप स्ट्रेट सीधे बैठो, अमांडा। अब यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, व्हाट इज अमांडा आस्क्ड नॉट टू डू, अमांडा को जो है क्या न करने के लिए मना किया जा रहा है ना, तो अमांडा आस्क्ड नॉट टू डू यहां से उठाएंगे, ठीक है, अमांडा आस्क्ड नॉट टू डू क्या, यहां से फिर लिख देंगे बाइट योर नेल्स, बाइट हर नेल्स हो जाएगा, ठीक है, हर नेल्स हो जाएगा। अमांडा को जो है अपने नाखून को जो है न काटने के लिए जो है क्या किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, आस्क्ड नॉट टू, नहीं करना है आपको, अमांडा आस्क्ड नॉट टू डू बाइट हर नेल्स। आपको आगे आपको मिलेगा जो है ये एक प्रकार का नरेशन है ना। यहाँ पे अगर आप कल्पना करेंगे जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो जो है इंपरेटिव सेंटेंस में है, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा क्या होता है, वर्ब से प्रारंभ होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आया है डोंट बाइट, ये एक प्रकार का वर्ब है ना, और जब यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो उसके जगह हम टू का प्रयोग करते हैं, वही टू यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। चलिए
हाउ शुड अमेंडा सिट अकॉर्डिंग टू द टू द स्पीकर, स्पीकर के अनुसार जो है अमेंडा को जो है कैसे बैठना चाहिए, है ना। तो अमेंडा शुड सिट अप स्ट्रेट। देखिए अमेंडा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप, अमेंडा अमेंडा शुड सिट अप स्ट्रेट, सिट अप स्ट्रेट। अमेंडा को सीधा बैठना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के अनुसार अमेंडा को सीधा बैठना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। हु इज स्कॉल्डिंग अमेंडा इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में जो है, इस पद्यांश में जो है अमेंडा को कौन डांट रहा है, कौन डांट रहा है। तो जो आप इस पोयम को पढ़ेंगे, अमेंडा पोयम को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें उसकी माँ डांट रही होती है। माँ कहती है कि नाखून मत काटो, जो है कंधे मत रगड़ो, जो है झुको मत, जो है सीधे बैठो, माँ उसे डांट रही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अमेंडास मदर, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अमेंडा की माँ, अमेंडास मदर इज स्कॉल्डिंग अमेंडा, अमेंडा को जो है उसकी माँ क्या कर रही है, डांट रही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद जितने भी प्रश्न है, सब मैं प्रश्न आपको केवल एक बार दिखा दे रहा हूँ, इसके आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप आंसर खुद जो है ढूंढिएगा और इसके आंसर आप तैयार रखिएगा, क्योंकि जो है आंसर भी बताऊंगा लिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आप बस प्रश्न को देख लीजिएगा कि कौन कौन से प्रश्न पूछा गया है। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। डिस्क्राइब द सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट, है ना। फर्स्ट फ्लाइट जो है, ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है एक चैप्टर है, उसमें एक सीगल, एक समुद्री पक्षी है जो क्या है, उड़ नहीं पाता है, बहुत डरपोक है, डरता है कि मेरे पंख मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन फाइनली वो अंत में उड़ता है भाई, है ना, वो अपनी पहली उड़ान भरता है। तो उसी का आपको वर्णन करना है। डिस्क्राइब द सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट, सीगल की जो पहली उड़ान थी उसका आपको वर्णन करना है, यानी इसके लिए आपको जो लिखने हैं भाई, कम से कम भाई 100 वर्ड्स तो लिखने पड़ेंगे आपको नंबर पाने के लिए। 3 नंबर, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, इसका आंसर आपको लिखने होंगे। आप उसमें बताएंगे कि भाई लेंचो कौन था, वो कहाँ पे रहता था, उसकी फसल जो है कैसे बर्बाद हो गई, जब उसकी फसल बर्बाद हो गई तो उसके पास मात्र एक ही आशा थी, एक ही उम्मीद थी, हेल्प फॉर गॉड, हेल्प टू द गॉड, मतलब भगवान उसकी मदद करे, जो है ना, भगवान की मदद जो है, मतलब भगवान उसकी मदद करेगा, वही उसके पास जो है एक लास्ट उम्मीद थी, एक लास्ट होप थी। और जो है वो भगवान को पत्र लिखता है, जाता है डाकिया, वहां पे पत्र को जमा करता है, फिर वापस आता है, फिर जो है जब उसका जवाब आता है तो फिर जाता है पोस्टमैन के पास, अपना जो है मनी लेता है, अपना पत्र लिफाफा लेता है, उसमें जो पैसे होते हैं उस पैसे को वो पाता है। बाद में उसे महसूस होता है कि हमने तो जो 100 पीसेज मांगे थे, केवल जो 70 पीसेज मिले हैं। तो उसे लगता है कि जो है बैंक के जो कर्मचारी है, सॉरी जो डाक के जो कर्मचारी हैं वो क्या बहुत ही धूर्त है, धोखेबाज है ना। तो एक चीज आपको इसमें लिखनी है, लेंचो ने जो है भगवान को पत्र क्यों लिखा, उसमें बताएंगे भाई उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, कोई नहीं था जो उस घाटी में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसकी मदद करे। अब उसे जो है साल भर जो है अपना जीवन बिताना था, साल भर के लिए उसे राशन चाहिए थे, बीज चाहिए था, पैसे चाहिए था, तो उसके पास बस एक ही आशा की किरण थी, भगवान, तो इसलिए वो भगवान को पत्र लिखता है कि भगवान आप हमारी मदद करें। चलिए 47, व्हाई डज द पोएट एडमायर एनिमल्स इन वाल्ट हिटमैन्स पोयम एनिमल, वाल्ट हिटमैन की जो एक पोयम है एनिमल्स, ठीक है, इस पोयम में जो है जो वाल्ट हिटमैन है वे जो है एडमायर एनिमल्स, जानवरों की प्रशंसा क्यों करते हैं। इस जो है वाल्ट हिटमैन की जो पोयम है, जो कविता है एनिमल्स है, इसमें जानवर की प्रशंसा क्यों करते हैं, आंसर ढूंढिएगा आप लोग। 48, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ
मटिल्डा एंड हर हस्बैंड, मटिल्डा एंड हर हस्बैंड, और उसके पति का जीवन जो है किस प्रकार का था आफ्टर द लॉस ऑफ द डायमंड नेकलेस। जो डायमंड जो नेकलेस था जब वो खो गया, जब वो गुम हो गया, तो डायमंड नेकलेस के जो खो जाने के बाद जो है मटिल्डा और उसके हस्बैंड का जो है जीवन कैसा था, है ना। इसके आंसर आपको देने हैं, सप्लीमेंट्री से पूछा गया है। नौवां, हु वाज द हॉरिस डैनबी, हॉरिस डैनबी कौन था, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज, वह किस प्रकार का व्यक्ति था। हॉरिस डैनबी, ये भी सप्लीमेंट्री से ये प्रश्न पूछा गया है, हॉरिस डैनबी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। राइट या करेक्ट स्केच ऑफ ग्रिफिन, सप्लीमेंट्री का ये भी प्रश्न है, सप्लीमेंट्री से देख रहे हैं लॉन्ग प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। आपको जो है जो ग्रिफिन है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो पहला चैप्टर सप्लीमेंट्री का, यहाँ से आपको ग्रिफिन के बारे में लिखना है, उसके चरित्र का आपको वर्णन करना है। 51, एजुकेशन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग भोलीज लाइफ, भोली के जीवन में जो है एजुकेशन प्लेड बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल निभा सकती है। ट्रांसफॉर्मिंग भोली मतलब भोली को जो है परिवर्तन करने में जो है शिक्षा जो है क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, निभाती है। मतलब एजुकेशन प्लेड भूमिका निभाई, एन इम्पोर्टेंट, हाँ, शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ट्रांसफॉर्मिंग भोलीज लाइफ, भोली के जीवन को जो है परिवर्तित करने में जो है शिक्षा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं एजुकेशन कैन एम्पावर गर्ल्स, जो शिक्षा है कैन एम्पावर सशक्त कर सकती है गर्ल्स, लड़कियों को, टू फेस सामना करने के लिए चैलेंज इन सोसाइटी, समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिए जो है शिक्षा जो है लड़कियों को सशक्त बना सकती है। क्या आप ऐसा सोचते हैं। इलुस्ट्रेट योर आंसर, अपने जो उत्तर को दीजिए, अपना उत्तर दीजिए, उदाहरण सहित अपना उत्तर दीजिए विथ रेफरेंस टू भोली स्टोरी, भोली की जो ये कहानी है उसकी कहानी के संदर्भ से जो है, यानी उसकी कहानी को आपको अगर पता होगा भोली की कहानी क्या थी, उस कहानी से जो है, उस कहानी में से आपको उदाहरण उठा के जो है आपको जो क्या करना है, आपको इसका सटीक आंसर देना है। आपको बताएंगे जो है कि हाँ जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, ये वाकई जो है लड़कियों को सशक्त बना सकती है, और इस शिक्षा के दम पर ही जो है भोली के व्यवहार को जो क्या किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया, रूपांतरित किया गया जो है। आप एग्जाम्पल देखकर जो है चैप्टर से एग्जाम्पल उठा उठा के आप इसका आंसर लिखेंगे, ये भी सप्लीमेंट्री का ही पार्ट है। व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल वाज वल्ली, वल्ली किस प्रकार की लड़की थी, ये शायद प्रोज से पूछा गया है। प्रोज का एक चैप्टर है मैडम राइट्स और बस, इस तरह का एक चैप्टर है। डिस्कस हर क्वालिटीज, उसकी जो है क्वालिटीज, उसके गुणों को आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। सच एज क्यूरियोसिटी, जो उसकी जिज्ञासा थी, करेज साहस, एंड इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता उसकी जो आ जाती थी, है ना। जो वैली है, वैली जो एक किस प्रकार की लड़की थी, आपके इसको गुणों को जो है, गुणों का आपको क्या करना है, इसके डिस्कस करना है, वर्णन करना है, व्याख्या करना है, किस रूप में, जिज्ञासा के रूप में, साहस के रूप में, और स्वतंत्रता आजादी के रूप में। कुछ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी, आपको स्टोरी से एग्जाम्पल लेते हुए जो है आपको जो है वैली नाम की ये जो लड़की है इसके गुणों की चर्चा आपको करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 52 प्रश्नों का एक सेट रहा, और मैक्सिमम प्रश्नों के सटीक आंसर हमने आपको बता दिए हैं। बस यही जो दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न थे और जो लेटर एप्लीकेशन थे और जो एस्से थे, इनकी आंसर हमने आपको लिखकर नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि ये आप खुद कर लेंगे। अगर इसके भी प्रश्न हम लिख कर बताएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हमारा जो मेन एक उद्देश्य था कि आपका परिचय हो जाए इस मॉडल पेपर से, कि मॉडल पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं, कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों की रूपरेखा कैसी है, और फाइनल जब एग्जाम होगा मैट्रिक में, तो मैट्रिक एग्जाम में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।